नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5। जो चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई क्या है, और उसमें हमारा अगला टॉपिक है केंद्र। कल हमने कोशिका वृत्ति के बारे में पढ़े थे। आज हमारा अगला टॉपिक है केंद्र। केंद्र क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। केंद्र क्या उसके बारे में पढ़े थे। आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली ली थी और उसकी अस्थायी स्लाइड बनाई थी। हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंद डाली थी। क्यों? कि यदि हम बिना आयोडीन के स्लाइड देखें तो हम क्या देखेंगे। हम बिना आयोडीन के स्लाइड को देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि प्रत्ययन करो या और देखो कि क्या अंतर है। जब हमने आयोडीन के घोल डाला तो क्या प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई। जब आयोडीन के घोल में जब प्याज की झिल्ली को डाल स्लाइड पर रख कर देखे थे तो उसमें क्या होता, सारी कोशिका जो समान रूप से रंगीन हो गई थी। तो आपको बता दें, कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंग से रंगे जाते हैं। आपको बता दें कि कोशिका के जो विभिन्न भाग थे रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं। तो कुछ क्षेत्र के अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते, कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते, कुछ कम। जैसे आपको पता है जिसमें जो पत्तियां होती है क्या होती है, ग्रीन होती है। जो हमारा पेड़ का जो डंठल होता है वो बहुत कोई फूला होता है, कोई ग्रीन होता है। तो क्या विशेष कोशिका के संगठन पर रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों के से रंगे जाते हैं। ठीक है। कोशिका को रंगने के लिए हमें आयोडीन विलयन के अतिरिक्त, आपको बता दें, कोशिका को रंगने के लिए आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सैफरीन मेथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। हम कोशिका को रंगने के लिए सिर्फ आयोडीन का ही नहीं, सैफरीन तथा मेथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। हमने प्याज की कोशिका देखा है। और हमने क्या करें, प्याज की कोशिका को देखे थे। आओ अब हम अपने शरीर से ली हुई कोशिका को थोड़ा देख लेते हैं कि जो हमने प्याज को तो देखा था वो सारी रंगीन नहीं होती थी, पर अब हम जो कोशिका लेंगे अपने शरीर से उस कोशिका के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। क्रियाकलाप 5.7 में देखें, एक कांच की स्लाइड लो और उस पर एक बूंद पानी रखो। आइसक्रीम के खाने वाले चम्मच से गाल की अंदर की कुछ खाल धीरे से खरोचो। गाल के अंदर की थोड़ी सी खाल जो है थोड़ा सा खरोचो। क्या चम्मच पर कोई वस्तु चिपक के आई है? सुई की सहायता से उसको जो पदार्थ अंदर से बाहर है, जो गाल पर हम खींच रहे हैं, उसको सुई की सहायता से क्या करना है, समान रूप से फैला कर रखो। स्लाइड पर क्या, सुई की सहायता से समान रूप से स्लाइड पर फैलाओ। इसे रंगने के लिए एक बूंद मैथिलीन ब्लू डालो। क्या कहता है, एक बूंद मैथिलीन ब्लू डालो और सूक्ष्मदर्शी से देखो कि अवलोकन के लिए स्लाइड तैयार करें। फिर से कवर स्लिप पर रखना ना भूले। दूसरा पॉइंट क्या था, हम क्या देखते हैं कि कोशिका की आकृति कैसी है। इस आकृति को एक पेपर पर बनाएं। आपको बता दें, क्या आप कोशिका के मध्य में एक गहरे रंग वाली गोलाकार तथा अंडाकार डाट की तरह संरचना देख रहे हैं? क्या आप कोशिका के मध्य में एक गहरे रंग की, जो माइक्रोस्कोप से आप देख रहे हैं, तो उसमें आपको गहरे रंग की गोलाकार अंडाकार डाट की तरह की संरचना देख रहे हैं। इस संरचना को केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो गोलाकार होगा, अंडाकार होगा, डाट की तरह सूक्ष्म थोड़ा दिखाई देता है, इस संरचना केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। इस प्रकार की संरचना प्याज झिल्ली में भी होती है। क्या होती है? इसी प्रकार की संरचना क्या होती है, प्याज झिल्ली में भी होती है। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है। केंद्रक के चारों ओर एक दोहरे परत का अस्तर होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक जो है उसके केंद्रक के चारों ओर एक दोहरे रंग की, जैसे ये केंद्रक है, केंद्रक के चारों क्या एक दोहरे उसे क्या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को हम केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक से बाहर आ जा सकता है। होता है केंद्रक की झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इनकी सहायता से छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर कोशिका द्रव केंद्रक के बाहर जा पाता है। कोशिका द्रव केंद्र से बाहर जा पाता है कि छोटे छोटे छिद्र के माध्यम से। ठीक है। कोशिका द्रव के विषय में हम अनुभाग 5.2.4 में पढ़ेंगे। ठीक है।
केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायक और छड़ आकार के दिखाई पड़ते हैं। आपको बता दें केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ आकार के दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिकी गुणों की सूचना होती है। आनुवांशिक गुणों की सूचना का मतलब जो हमारे लक्षण हमारे माता पिता से आता है, हमारे आता है, क्या होता है? क्रोमोसोम के ही माध्यम से आता है। ठीक है, क्रोमोसोम के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होते हैं। माता पिता से डीएनए जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल लिखा है होता है। अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। जैसे आपको बता दें क्रोमोसोम एक आनुवांशिक गुणों का सूचना होता है, वो माता पिता के डीएनए के अणु के रूप में अगली पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, आपको बता क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा किससे बने होते? प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। आपको बता दें डीएनए के जो अणु होता है कोशिका के निर्माण तथा संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं क्या होती है? कोशिका का निर्माण होती है और आवश्यक सूचनाएं भी क्या होती है? वही डीएनए के पास होता है। डीएनए की एक क्रियात्मक खंडन को क्या कहते हैं? डीएनए की जो एक क्रियात्मक फंक्शनल यूनिट खंड होती है उसको हम जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उन्हें हम डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें डीएनए क्रोमेटिन के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की संरचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। आपको बता दें जो क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह रचनाओं की एक जाल पिंड होता है। जब कभी कभी कोशिका विभाजित होने लगती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। आपको बता दें जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाते हैं क्या जीन। ठीक है, कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको बता दें कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्र क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर आपको इस प्रक्रिया में अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका बनाती है। इस प्रक्रिया में अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती हैं। ये कोशिका के विकास और परिपक्व को निर्धारित करता है। ये कोशिका के विकास और ये कुछ केंद्र के कोशिकीय जनन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका बनाती है और दो नई कोशिका बनाती है। यह कोशिका के विकास और परिपक्व मैच्योरिटी को निर्धारित करता है कौन? केंद्रक तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। जो रासायनिक क्रिया होती है सजीवों की उसको भी क्या निर्देशित करता है कौन? केंद्र। आपको बता दें कि बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का जो केंद्रीय क्षेत्र होता है बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। केंद्रक झिल्ली क्या होती है? नहीं होती है। केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। इससे यह ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। आपको बता दें जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती उसमें अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रक काय कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें केंद्रक अस्पष्ट हो मतलब पूर्ण से विकसित न हो केवल क्रोमेटिन पदार्थ हो ऐसे क्षेत्र को केंद्रक काय कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे क्षेत्र को केंद्रक काय कहते हैं। ठीक है, ऐसे जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती। आपको बता दें जिसमें केंद्रक अस्पष्ट हो उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। इन्हें प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो का मतलब होता है आदि और अथवा कैरियन का पूरे पहले का कैरियन का कैरियोटिक और कैरियन का केंद्रक होता है। प्रो का अर्थ होता है आदि पूर्व होता है। कैरियन का मतलब केंद्रक होता है मतलब पूर्व केंद्रक मतलब पहले का केंद्र। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। आपको बता दें जिन जीवों की कोशिकाओं में
जिन जीव कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते। आपको बता दें, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, और भी अन्य केंद्र अधिकांश द्रव्य अंगक क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सब होते हैं। क्या होता है, सारे होते हैं यूकैरियोटिक में। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा किए जाते थे। आपको बता दें, अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल, जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्लोरोफिल कैसा होता है, जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका में तो थैले की संरचना की तरह एक साथ में होती है क्लोरोफिल में आपको, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। आपको पता है, जो क्लोरोफिल कोशिकाएं होती है प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल जो होता है झिल्लीदार पुट्टिका मतलब थैले की संरचना की तरह होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। क्या होता है, प्लास्टिड में होता है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है जिनकी सेल वॉल प्लाज्मा झिल्ली सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली, फिर सेल वॉल, फिर राइबोसोम और कोशिका द्रव्य। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक है कि कोशिका द्रव्य क्या होता है, इसके बारे में पढ़ें। कोशिका द्रव्य होता क्या है, जब हमने प्याज की एक झिल्ली तथा मनुष्य के गाल की कोशिका के स्लाइड को देखा। आपको बता दें, जब हमने प्याज की झिल्ली और मनुष्य की गाल की कोशिका को स्लाइड पर देखा, तब हमने प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा। आपको बता दें, तब हमने एक कोशिका में बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। क्या होता है, आपको बता दें, जब हमने प्याज की स्लाइड और जो गाल की कोशिका को देखा तो उन्होंने कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र देखा जिसको कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था, जो कि देखा स्लाइड पे, देखा माइक्रोस्कोप से देखा तो कोशिका की गाल की जो कोशिका थी और जो जो प्याज की झिल्ली थी उसको हमने स्लाइड पर रखकर देखा तो उसमें तो एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो क्षेत्र कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या होता है, जो एक बड़ा क्षेत्र दिखाई दे रहा है जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था, क्या था, और इसमें बहुत हल्का धब्बा था, इससे कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं, प्रत्येक अंगक, जो प्रत्येक ऑर्गन होता है कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। बता दें, जो प्रत्येक ऑर्गन होते हैं जो कोशिका के विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव्य कहलाता है। बता दें, जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर हम जीव द्रव्य कहते हैं, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जब कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। कोशिका अंगक क्या झिल्ली युक्त होते हैं, झिल्ली होता है कोशिका अंगक पर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते। आपको बता दें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो केंद्रक एब्सेंट होता है, साथ ही में इसके अतिरिक्त झिल्ली युक्त ऑर्गन भी नहीं होते। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक भी क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं। आपको बता दें, जबकि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक भी एब्सेंट होता है, साथ ही में क्या होता है, जो झिल्ली युक्त जो ऑर्गन होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक केंद्रक भी प्रेजेंट होता है, केंद्रक भी प्रेजेंट होता है, जबकि झिल्ली युक्त जितने ऑर्गन होते हैं वो भी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं।
झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण आपको पता है, झिल्ली की जो सार्थकता वायरस के उदाहरण से है। स्पष्ट कर सकते हैं कि वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक यह किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन न कर लेता। आपको बता दें, वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं कि वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है और इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक यह किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता। जैसे वायरस में कोशिका झिल्ली एब्सेंट होती है, इसलिए जीवन के गुण तक लक्षित नहीं होते। इसमें कोई जीवन जब तक ये किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करे तब तक इससे पहले क्या होगा कि तब तक ये निर्जीव के रूप में रहे। जैसे ही ये किसी सजीव शरीर के पास जाते हैं, तब तक ये अपनी मशीनी उपयोग कर अपना बहुगुणन कर लेने लगते हैं। ठीक है, आपको बता दें प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, आपको बता इसका जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार प्राय 1 से 10 माइक्रोमीटर एज को बराबर, मतलब आपको बता दें कि 1 माइक्रोमीटर इसको 10⁻⁻⁻6 मीटर होता है। और इसी में यूकैरियोटिक जो कोशिका का माप होता है, इसका आकार प्राय बड़ा होता है। क्या होता है? प्राय बड़ा होता है, 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक क्षेत्र और उससे कहते हैं, आपको बता दें केंद्रक क्षेत्र अस्पष्ट होता है। आपको बता दें यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक क्षेत्र सुस्पष्ट चारों ओर से केंद्रीय झिल्ली से घिरा होता है, पर प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक क्षेत्र जो होता है सुस्पष्ट नहीं होता है और उसमें केंद्रक जो होता है उसमें झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। ठीक है, क्रोमोसोम जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम 1 होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम 1 से अधिक होते हैं। और जो आपको बता दें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की झिल्ली होती है, इस झिल्ली युक्त कोशिका का अंगक अनुपस्थित होता है, पर आपको यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त ऑर्गन क्या होता है? उपस्थित होते हैं। झिल्ली युक्त ऑर्गन उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक कोशिका का अंग क्या है, कोशिका ऑर्गन क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के ऑर्गन क्या होते हैं इनके बारे में। तो प्रत्येक कोशिका के चारों ओर, आपको बता दें प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी क्या होती है? झिल्ली होती है, जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहे। झिल्ली किस लिए होता है कि जो उसमें स्थित पदार्थ है वो बाह्य पर्यावरण से क्या करे? अलग रहे। और बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं जिसमें बहुकोश के जीवों की कोशिकाएं भी शामिल होती है। बड़ी तथा जटिल कोशिकाएं जिसमें बहुकोश के जीवों की कोशिकाएं भी क्या होती है? शामिल होती है। कोशिका की उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है। जो आपको बता दें कोशिका में मेटाबॉलिज्म क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सके। क्या करे? सहारा दे सकते। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती हैं। आपको बता दें उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए कोशिकाएं क्या होती हैं? झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती हैं। झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का क्या उपयोग करती है। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है, ये आपको बता दें यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। क्यों अलग करता है? क्योंकि उपापचयी क्रियाओं को अलग रखने के लिए कोशिकाएं क्या होती है? झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाएं का उपयोग करती है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का ऐसा गुण होता है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से क्या माइक्रोस्कोप से हम क्या देख सकते हैं, नहीं तो ऐसे आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, को बता दें कि हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा था। क्या कहते हैं? पिछले अनुभाग में हमने केंद्रक के विषय में क्या पढ़ा था?
अंतःद्रव्य जालिका आपको बता दें, अंतर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोस, अंतःद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काय और माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण है। आपको बता दें, जो कोशिका ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे थे वो कौन कौन थी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड तथा कवक अंगकों के क्या महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिन पर आपको बता दें, जिन पर हम विचार करेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किस लिए महत्वपूर्ण है, क्या इनका कार्य है, किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये कोशिकाएं बहुत निर्णायक कार्य करती है। क्या करती है? जो इन अपने कार्य के आधार पे क्या है, एक जो भी है सारी की सारी क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कोशिका के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। क्या करते हैं? निर्णायक कार्य करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःद्रव्य जालिका के बारे में। अंतःद्रव्य जालिका क्या होता है आपको बता दें। अंतःद्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। आपको बता दें कि जो अंतःद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जो झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। सीट का एक बहुत बड़ा क्या है? तंत्र है। ये लंबी नलिका तथा ये गोलाकार आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। आपको बताते हैं, जो ये लंबी नलिका होती है गोलाकार आयताकार थैलों की क्या होती है? तरह दिखाई देती है। अंतःद्रव्य जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। जैसे हमको बता दें, एंडोप्लाज्म की जो स्ट्रक्चर होती है क्या प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतःद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। आपको बता दें, अंतःद्रव्य जालिका भी दो प्रकार की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है। आपको बता दें, खुदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रव्य जालिका दो प्रकार के होते हैं। पहली क्या है? पहली खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका, जिसको रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, रग इंग्लिश में क्या कहते हैं? रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी क्या है? चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये स्मूथ, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको बता दें, जो इनका कार्य क्या होता है। रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये खुदरी दिखाई पड़ती है। आपको बता दें, जब हम माइक्रोस्कोप से रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं तो कैसे खुदरी दिखाई पड़ती है? क्योंकि आपको बता दें, क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं और राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होता है। आपको बता दें, जो राइबोसोम पर रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब हम माइक्रोस्कोप पर देखते हैं तो ये खुदरी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं और राइबोसोम पर प्रोटीन का संश्लेषित होता है। आपको बता दें, जो प्रोटीन जो हमारे शरीर में डेवलप होता है वो कहाँ पे होता है? उसका निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम पे। ठीक है, राइबोसोम पर संश्लेषित होते ही आपको बता, रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार रग एंडोप्लाज्मिक क्या होता है? तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंतःद्रव्य जालिका के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजता है। क्या करता है? जहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है, कहाँ पे? रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में क्या पहुंचा देता है? कोशिका के अन्य भागों को इसी प्रकार पहुंचा देता है। और इसको इसी प्रकार को बताते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा तथा लिपिड का निर्माण करता है। वसा तथा लिपिड का निर्माण करता है। आपको पता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अणुओं के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा और लिपिड के अणुओं को बनाने में सहायता करती है। वसा और लिपिड के अणुओं को बनाने में कौन सहायता करता? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यह कोशिका की क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको बता दें, कोशिका की क्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करता है। आपको बता दें, कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में क्या सहायता करते हैं? इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। आपको बता दें, इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। झिल्ली जीवात का जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। आपको बता दें, कुछ प्रोटीन तथा वसा एंजाइम तथा हार्मोन की भांति क्या करते हैं? कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विभिन्न रूप में दिखाई देती है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक जालिका तंत्र क्या होते हैं? निर्माण करती है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? वसा और लिपिड अणुओं को बनाने में सहायता करती है। यह कोशिका क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। हाँ, इस प्रकार झिल्ली
इस प्रकार को कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता है। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं। ठीक है, कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की तरह कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भिन्न रूपों में दिखाई देती है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। क्या करती है? विभिन्न रूप में दिखाई देती है हर कोशिका पर जाली, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। जैसे हम आपको दिखा दें कि जो हमारी रग चिकनी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे दिखाया गया, फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है। और अब खुदरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे दिखाया गया? यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, खुदरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे दिखाया गया है। यहीं पे क्या होता है? राइबोसोम का संश्लेषित होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। ये जंतु कोशिका का फिगर है। किसका है? जंतु कोशिका का। ठीक है, आपको बता दें इस प्रकार इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कार्य कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों आपको बता दें कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्र के मध्य पदार्थों प्रोटीन के परिवहन के लिए नालिका के रूप में कार्य करना है। नालिका के रूप में कार्य करना आपको बता दें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करते। क्या कहते? ढांचे का कार्य भी करते। एक वर्ग के जंतु जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं। आपको बता दें एक वर्ग के जंतु जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं। आपको अध्याय 7 में देखेंगे कि ये और लीवर की कोशिकाओं में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष तथा दवा को निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या कहते हैं? निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें इस प्रकार इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्र के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। पदार्थों को परिवहन के लिए नालिका के रूप में कार्य करना है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य करती है। आपको बता दें जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है कुछ जैव रासायनिक जो क्रिया होती है क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य करती है। कोशिका द्रव्य के ढांचे का एक वर्ग के जंतु जिन्हें कशेरुक भी कहते हैं। ये कशेरुक के लीवर की कोशिकाओं में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक विष तथा दवा को निर्विरासीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे हम स्मूथ जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है? जैसे कोई हम पॉइजन है जो लीवर में पॉइजन हम लेते हैं तो उसमें जो कोई पॉइजन खा लेता है, जहर को खा लेता है तो उसमें जो निकालने लीवर की कोशिकाओं में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं हम। उसमें जो खराब दवा होता है उसको निकालने के महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन करता है? जो निकालने का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भूमिका निभाता है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है गाल्जी उपकरण क्या होता है? गाल्जी बॉडी का, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गाल्जी है आपको बताते हैं कि कैमिलो गाल्जी द्वारा वर्णित गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटिक पुटिकाओं का एक तंत्र होता है। आपको बता दें जो गाल्जी शब्द दिए थे कैमिलो गाल्जी द्वारा कैमिलो गाल्जी द्वारा हुई थी। आपको बता दें जो वर्णित है गाल्जी उपकरण की झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है। आपको बता दें पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर क्या समांतर रूप से सजी रहती है। ऐसे सजी होती है। यहाँ पे राइबोसोम ऐसे सजी होती है, समांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें हम कुंडिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम कुंडिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्लियों से होता है। आपको पता है इन झिल्लियों का जो संपर्क होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो झिल्लियों का संपर्क होता है किससे होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, अंतर्द्रव्य जालिका से होता है। इसलिए जटिल कोशिका झिल्ली तंत्र एक दूसरे भाग को बनाते हैं। आपको बता दें इसलिए जटिल कोशिका झिल्ली तंत्र एक दूसरे भाग को कहते बनाती है। जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है, जैसे आपको फिगर में दिखाया गया कि ये क्या है? केंद्रक। हमारा क्या है? केंद्रक। यह क्या है? प्रदर्शित करते हुए आपको ये हरित लवक है। हरित लवक थाइलोक्वाइड प्रदर्शित करता है। ठीक है, ग्रेना आपको
क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे। ये क्या है, खुदरी रग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ऊपर दिखाई दे रहा है लाइसोसोम है। ये अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है अंतर्द्रव्य जालिका, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और साथ में राइबोसोम ये है, राइबोसोम का कार्य आपको बताएं हम, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया देखिए कैसे दिखा रही है, कोशिका भित्ति, ये सेल वॉल के बारे में पढ़ी, ये बाह्य कोशिका के बारे में पढ़ी, ये प्लाज्मा झिल्ली जो अंदर की तरफ होती है, ये केंद्रक झिल्ली है, ये गोल्जी उपकरण है, ठीक है। अभी हम गोल्जी उपकरण पढ़ रहे हैं कि एक दूसरे के समांतर सची होती है। और ये हमारा कोशिका द्रव्य जो इसमें भरा होता है, ये हरित लवण, ठीक है। आपको बता दें कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थ गाजी उपकरण में पैक किए जाते हैं। आपको बता दें जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं द्वारा संश्लेषित पदार्थ जो होते हैं गाजी उपकरण में पैक किए जाते हैं और इन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। आपको बताइए जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित जो पदार्थ होता है, संश्लेषित आपको बता दें कि कहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस होता था, अब वो गाजी उपकरण गाजी उपकरण जो होता है इसे पैक कर पदार्थ गाजी उपकरण में पैक किया जाता है। अब संश्लेषित पदार्थ को गाजी उपकरण के अंदर पैक करते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर के विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है, आपको बता इस कार्य में शामिल है कि पुट्टिका में पदार्थ का संचयन रूपांतरण तथा बंद करना होता है, ठीक है, बंद करना है। कुछ परिस्थितियों में गाजी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाती है। आपको बता दें जो सामान्य शक्कर होता है उससे जटिल शक्कर बनती है। गाजी का उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। आपको बता दें गाजी का उपकरण के द्वारा क्या लाइसोसोम को बनाया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम के बारे में आपको बता दें संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम से घिरी हुई संरचना होती है जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। जिनमें क्या होता है, पाचक एंजाइम होते हैं। रग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एंजाइमों को बनाते हैं, जिनमें लाइसोसोम में क्या एक पाचक एंजाइम होता है, जहाँ जो एंजाइम बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, रग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं को बनाते हैं। एंजाइम को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, ठीक है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट को निपटाने वाला तंत्र है। लाइसोसोम किसको कहते हैं, कोशिका का जो हमारी कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको निकालने का कार्य कौन करता है, लाइसोसोम करता है। यह बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को भी पाचित करके कोशिका को साफ कर देता है। आपको बताते हैं कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को, जो कोशिका है, कोशिका में अनेक अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं, और उन ऑर्गनों को जो टूटे फूटे भाग होते हैं वो क्या होता है, लाइसोसोम पाचित करके कोशिका को साफ कर देता है, ठीक है। कोशिका के अंदर आने वाले तथा बाहरी पदार्थ है, आपको बता दें कोशिका के अंदर आने वाले अन्य बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया, भोजन तथा पुराने जो हमारे ऑर्गन थे लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अब लाइसोसोम में जो चले जाते हैं और उन्हें क्या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। आपको पता है जो लाइसोसोम में क्या होता है, बहुत शक्तिशाली एंजाइम, पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको सिंपल सब्सटेंस में क्या तोड़ देते हैं। कोशिकीय उपापचय मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है। आपको बता दें जो कोशिकीय उपापचय मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या तथा मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। क्या होते हैं, जब कोशिका उपापचय में व्यवधान के कारण जब उपापचय मेटाबॉलिज्म में कोई रुकावट आ जाती है के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम क्या होता है, फट जाती है और अपनी एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचित कर देते हैं। जो एंजाइम होते हैं अपनी ही कोशिकाओं को क्या पचाने लगते हैं। इससे लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघात थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघात थैली कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कैमिलोगोल्जी के बारे में पढ़ना है। कैमिलोगोल्जी का जन्म जो 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिका के समीप कोर्टोनो में हुआ था। कैमिलोगोल्जी का जन्म 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिका के समीप
कोर्टनो में हुआ था। उन्होंने पाविया विश्वविद्यालय से जैसे मेडिसिन का अध्ययन किया था। आपको बता दें जो गैमेलो गॉल्जी थे, पाविया विश्वविद्यालय से मेडिसिन का अध्ययन किया। 1865 में स्नातक करने के बाद उन्होंने पाविका के सेंट मेटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। उन्हें जब ग्रेजुएशन कर लिया तब उन्होंने पाविका के सेंट मेटियो के अस्पताल में क्या अध्ययन जारी किया। उस समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। कैसे थी? नर्वस सिस्टम से क्या संबंधित थी। जो भी खोज करे तो नर्वस सिस्टम के बारे में करता। आपको बता दें 1872 में उन्होंने एविया टेग्रेसो के एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल में के किचन में तंत्रिका तंत्र पर की थी। आपको बता दें कि उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज अस्पताल के कहाँ पे की थी? किचन में, जो तंत्रिका तंत्र पर की थी। उन्होंने इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना लिया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने के लिए क्रांतिकारी विधि प्रदान की थी। कौन सी विधि? क्रांतिकारी। आपको बता दें इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना गया था। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था। आपको बता दें ब्लैक रिएक्शन मेथड में क्या था? उस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट का तनु घोल का उपयोग किया और विशेषतः यह कोशिका की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग का पता लगाने महत्वपूर्ण था। क्या था? मार्ग का पता लगाने के लिए क्या था? महत्वपूर्ण था कोशिका की प्रक्रियाओं को। ठीक है, कोशिका की कोमल शाखाओं की प्रक्रिया को मार्ग का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण था। सारा जीवन वह इसी दिशा में कार्य करते रहे और इस विधि में सुधार करते रहे। कि गाल्जी ने, आपको बता दें, गाल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपलब्धि तथा पुरस्कार प्राप्त किए थे। और सन 1906 में इन्होंने सैंटियागो रेमोनी काजल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था। सन 1906 में इन्होंने सैंटियागो को रेमोनी काजल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्या गया था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? कैमिलो गॉल्जी को। कैमिलो गॉल्जी कौन थे? कैमिलो गॉल्जी का जन्म 7 जुलाई 1843 को ब्रेस्का के समीप कोर्टोना में हुआ था। उन्होंने पाविका विश्वविद्यालय से मेडिसिन का अध्ययन किया था। कहाँ से? पाविया विश्वविद्यालय से मेडिसिन का अध्ययन किया था। 1865 में जब वो ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने पाविका के सेंट मेटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। उस समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। ठीक है, 1872 में उन्होंने एविया टेग्रेसो के एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी पद ग्रहण की। और जब उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज अस्पताल के किचन में और तंत्रिका तंत्र पर की थी। कहाँ पे की थी? तंत्रिका तंत्र पर की थी। तंत्रिका तंत्र पे की। और आपको बता दें उन्होंने इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना लिया। और उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिकीय संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांति विधि का प्रदान की थी। इस विधि को हम क्या कहते हैं? ब्लैक रिएक्शन का नाम से जाना जाता है। आपको बता दें इस विधि में उन्होंने क्या किया? सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया और विशेषतः यह कोशिका की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग का पता लगाने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन कैमिलो गॉल्जी वे इसी दिशा में कार्य करते रहे और इस विधि में सुधार करते रहे। आपको बता दें कि कार्य करते रहे और इस विधि में सुधार करते गाल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपलब्धि तथा पुरस्कार प्राप्त किए थे। उनको इस शोध के लिए जो उन्होंने डेवलपमेंट किए थे, जो शोध किए थे, आविष्कार किए थे, उसके लिए क्या किया था? उनको आविष्कार और
उच्चतम पद उपलब्धि भी दिया गया उनको। 1906 में इन्होंने सैंटियागो रेमोनी कॉलेज काजल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से क्या सम्मानित किया गया था? किस पे? संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना के कार्य के लिए नोबेल से पुरस्कारित किया गया था। किसको? कैमिलो गॉल्ची को। ठीक है, कब? 1906 में। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कल हम पढ़ेंगे। ठीक है।